गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम सब वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियां और उनके दायित्वों का प्रबंध चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम सब ने, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, भारत में व्यापारिक बैंकों की स्थिति विवरण की जो मध्य है, क्या क्या आइटम्स इसमें शामिल होते हैं, उन सब का एक एक करके हम सब अध्ययन करे थे। इसमें हम सब ने पूंजी और देनदारियाँ, यानी बैंकों के जो कैपिटल और उनकी जो किन किन को भुगतान करना है, उन सब के बारे में हम सब ने विस्तार से चर्चा करी थी। उनके पूंजी कोष क्या क्या होंगे, अन्य रक्षित कोष, आरक्षित जमाए, उनके बचत खाते, चालू खाते कहाँ से प्राप्ति होगी, और अन्य सभी प्रकार की सोर्स ऑफ फंड अपन ने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सब बैंकों के द्वारा, उनके द्वारा कौन कौन सी एसेट्स उनके बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है, उन सब का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम नगद शेष। तो नगद शेष का मतलब यानी कैश बैलेंस कौन सा होता है। कैश बैलेंस या तो बैंक का खुद के पास कहाँ से आएगा, जो लोगों ने जमा कराया है, या फिर जो उनकी पूंजी के रूप में उनको प्राप्त हुआ था, उसमें उन्होंने रखा हुआ जो कैश बैलेंस है उसको मानेंगे। दूसरा है रिजर्व बैंक के पास नगद रूप से जो जमा होता है, यानी जो CRR होता है। CRR का मतलब हम सब जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक अपनी रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति लागू की जाती है, उसमें एक अप्रत्यक्ष विधि होती है, उसका एक भाग है CRR, नगद कोषानुपात, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व का रेशियो कितना होना चाहिए, वो 3 से लेकर के 15% तक हो सकता है। वर्तमान में जो कि 4% पर चल रहा है। इस रिजर्व में क्या है, जैसे मान लो आज के दिन 4% CRR है, किधर है, तो हर बैंक को अपनी मांग जमाओं का 4% रिजर्व बैंक के पास नगद रूप से या प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। अब तो इस प्रकार से नगद शेष कौन कौन से हो सकते हैं, या तो खुद के पास बैंक का हो, खुद की नगद राशि हो, अथवा रिजर्व बैंक के पास जमा कराया गया नगद कोषानुपात। दूसरा बिंदु है नगद शेष अन्य बैंक के खातों में, यानी अन्य बैंकों में क्या करते हैं, ये बैंक वाले आपस में, व्यापारिक बैंक एक दूसरे के में चालू खाते रखते हैं। अब जैसे किसी से चेक लेना है, किसी को चेक का भुगतान करना है, या फिर रोकड़ के रूप में वहाँ रख दिया, तो इस तरह से वो एक दूसरे से लेन देन करते हैं। तो करंट अकाउंट बैंक वाले आपस में खोल लेते हैं, और उसमें जो पैसा जमा हुआ रहता है वह भी उस बैंक की संपत्ति होती है, क्योंकि वो कभी भी उस बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण। अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, इसका मतलब है, इसमें या तो जैसे मान लो किसी भी बैंक के द्वारा अपने धन को विनियोग करते समय कोई भी वह बैंक क्या करता है, धन की तरलता पर अधिक ध्यान देता है, और उसके साथ साथ ही वह बैंक पैसा कमाने का भी प्रयास करता है। तो उसके पास अल्पकालीन सूचनाओं पर, जैसे मान लो नोटिस के तहत ही उसको पैसा प्राप्त हो जाए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो जहाँ पर दिया हो किसी को कि वो तुरंत मांग पर दे है, यानी वे ऋण जो बैंक के द्वारा मांगे जाने पर दिए हैं, उनको क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक की वो एसेट्स कहलाते हैं। तो केस के बाद में ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बैंक की सुरक्षा की दृष्टि से माने जाते हैं, और इनकी तरलता भी रहती है इन ऋणों की, और
सुरक्षा भी इन पर रहती है। अगला बिंदु है विनियोग, इन्वेस्टमेंट्स, यानी बैंक के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मान लो जमाएं आ जाती है, अब उन जमाओं का क्या करे बैंक, या तो ऋणों के रूप में बंटवारा करता है जिनको ऋण अकाउंट खोल करके, या फिर क्या होता है वो उस बैंक के द्वारा लाभप्रद क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है। अब ये लाभप्रद कौन से हो सकते हैं, वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अब इनको मद अलग अलग दिखाई जाती है कि सरकारी विनियोग और गैर सरकारी विनियोग, या फिर सुरक्षित के दृष्टि से मान लो अब बैंक वाले ये चाहते हैं कि अपन इतना हिस्सा अपने जमाओं का विनियोग करना है, तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और दूसरा भाग वो कह सकते हैं कि ये इतना रुपया हम जहाँ पर अपने को जोखिम ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, और सरकारी विनियोग में जोखिम कम है तो रिटर्न भी कम आएगा। ये तो एक फाइनेंस में सीधा सा फंडामेंटल है कि अगर आपको, जैसे हम ऐसे मान लें कि अपने को सट्टे बाज़ार में आपने पैसे लगाए, तो वहाँ जोखिम क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। और एक आप बचत खाते में या एफडी में पैसा लगाओगे, तो एफडी में लगाया आपने पैसा, तो एफडी में लगाया तो उतना पैसा जितना आपने लगाया है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, वो रेट ऑफ रिटर्न अन्य विनियोगों से कम होगी, तो समझ सकते हो आप। लेकिन हम बैंक वाले सट्टे में तो लगाएंगे, लेकिन ऐसी प्रतिभूतियाँ जहाँ पर उनको अधिक निवेश पर पैसा प्राप्त होने की इच्छा हो, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला बिंदु है बट्टे पर किए गए बिल, यानी डिस्काउंटेड बिल। अब बैंक की ये क्या लेनदारी है, बैंक के लिए वो ग्राहकों से जैसे उनके द्वारा बिलों की कटौती पर या बुनाए गए डिस्काउंटेड किए गए उन सभी बिलों का पैसा वो ग्राहकों से देय तिथि पर वसूल कर लेते हैं। तो ये सब बैंक की क्या होगी, ये सब बैंक की लेनदारियाँ है, और वो उन्हें अपने एसेट साइड में दिखाते हैं। अगला बिंदु है प्राप्य विपत्र, यानी जैसे बिल्स पेएबल होता है उसी तरह से बिल्स रिसीवेबल्स भी होता है। अब BR शॉर्ट में कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल जिन जिन ग्राहकों से उसे पैसा प्राप्त करना है, तो उसको क्या कहेंगे, वो बिल्स रिसीवेबल में आएगा, और जिनको भुगतान करना था वो बिल्स पेएबल में आता है। अब इसकी ये ज़रूर हो सकता है कि एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो, क्योंकि दूसरी ओर से संग्रह विपत्र होने पर, यानी ग्राहक ने मान लो दिया, अब बिल डिस्काउंट BR किसी से ले लिया, किसी कस्टमर का अकाउंट है, अब उस कस्टमर के अकाउंट को उन्होंने जो उसने बिल्स रिसीवेबल है उसका डिस्काउंटेड कर लिया। तो इसमें क्या होगा, अब बैंक तो प्रतिनिधि के रूप में उस अन्य व्यक्ति से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन अगर वो नहीं दे तो फिर उसको भुगतान बैंक को करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी दोनों तरफ एंट्री होती है। अगला है विपत्र संग्रह दूसरी ओर से होने पर भी ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। सही बेचानी अन्य जिम्मेदारियां जो खातेदार को दे दायित्व। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, यानी यह बैंक ग्राहकों की ओर से स्वीकार किए गए बिलों या बेचानों संबंधी दायित्वों का दोहरा रूप है। जहाँ एक और इसमें क्या होता है, बैंक को भुगतान देना होता है, और दूसरी ओर बैंक ग्राहक से रकम वसूल करने का भी अधिकारी होते हैं। अतः जहाँ देनदारी है वहाँ उसके साथ साथ लेनदारी भी होती है, इसलिए इसको भी दोनों तरफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये सब हो गए। इसके बाद में आते हैं अपन फिक्स एसेट्स जो होती है इनकी, यानी बैंक की भवन, फर्नीचर, अन्य स्थायी संपत्तियाँ होती है, लैंड है, ऑफिस की अगर फिक्स एसेट्स होती है, उनमें क्या होता है
इन सभी अचल संपत्तियों में यही ध्यान रखा जाता है कि उनका करंट ईयर में, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आपने लिख दिया, जैसे लैंड लिख दिया या फर्नीचर लिख दिया, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, उसमें फिर ऐड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या ऐड किया वो सब आप उसको लिख देते हो। अब इसको लिखने के बाद में क्या है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन आप घटा देते हो, और सेल किया गया है तो वो लेस कर देते हो, और परचेज किया तो वो ऐड कर देते हो। तो फिर लास्ट में जो फाइनल बैलेंस आता है वह उस फर्नीचर का ह्रास घटाने के बाद का मूल्य, और एक्चुअल मूल्य वही होता है। तो इस प्रकार से ये सब हमने देखा कि भारत में व्यापारी बैंकों के द्वारा जो लेखा पुस्तक होती है उनमें बैलेंस शीट मुख्य, उसी में सारे बैलेंस वगैरह आ जाते हैं, उनके द्वारा क्या क्या उसमें दर्शाई जाने वाली संपत्ति और पूंजी की मद होती है। उन मदों को जब हम ये इनके कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फिर उनको फिगर, उनके आंकड़े लिखने में कोई दिक्कत अपने को नहीं होती है। और 1991 तक तो क्या था, इनका जो अपन ये जो आप बैलेंस देख रहे हो हॉरिजॉन्टल प्रारूप में, इस प्रारूप में दिखाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अब ये प्रारूप बदल गए। अब इनको क्या वर्टिकल रूप में दर्शाया जाता है। वर्टिकल यानी जैसे ऊपर जैसे आपको सोर्स ऑफ फंड दिखा देते हैं, फिर बाद में नीचे आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड दिखा देते हैं, फिर उसमें आपके शेड्यूल दर्शाए गए। आप जब पुस्तक में देखोगे अपने में तो उसमें द थर्ड शेड्यूल दिया हुआ है, सेक्शन 29 फॉर्म है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ था, बैलेंस शीट ऑफ श्री श्री ये कंपनी है, ये बैंकिंग कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 ईयर, जो भी आपका 19, 20, 21 जो भी होगा वो आ जाएगा। उसमें वर्टिकल प्रारूप में क्या होगा, आपको सबसे पहले पर्टिकुलर्स में कैपिटल एंड लायबिलिटीज आएगा, सोर्स ऑफ फंड आएगा। इसमें क्या होगा, शेड्यूल 1 कैपिटल का, 2 रिजर्व फंड का, 3 डिपॉजिट्स का, 4 बोरोविंग्स का, और 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब ये होने को तो मत तो क्या है, जैसे फर्स्ट कैपिटल का, सेकंड रिजर्व का, आपने देखा होगा, देख रहे हो स्क्रीन में, रक्षित कोष और अन्य। थर्ड आपका डिपॉजिट्स का, ये जैसे चालू खाते में, इनमें बचत खातों में जमा हुआ है। फोर्थ है बोरोविंग्स, अब इसमें उधार लिया गया है। और अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में जैसे अदत्त लाभांश, आयकर आयोजन, कर्मचारी बोनस, कर्मचारी सहायता कोष, ये सब क्या आ गए, इसमें आ गए अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में। इसी तरह से एसेट साइड में जो शेड्यूल थर्ड है उसका सेक्शन 29 में एसेट्स आएगा नीचे की तरफ। उसमें जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब के सब वही आ रहे। इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, अग्री में आपने क्या क्या दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स, ये सब आपके बिंदु आ गए। अब फिर इसमें क्या है, शेड्यूल बनते हैं, फिर वही शेड्यूल 1, इसमें क्या होगा, इसमें आपको अब कैपिटल है, कैपिटल कितनी है उसका वाइब्रिकेशन आएगा खुद की अदर बैंक्स में। फिर रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स का है, शेड्यूल 4 बोरोविंग्स का है, शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का है। इसी तरह से फिर बाद में अपन आते हैं एसेट साइड में, तो शेड्यूल 6 हो गया उसका। जो बिंदु 5 बिंदु है उसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 ये मतलब इसके हो जाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस का, शेड्यूल 7 बैलेंसेज विद बैंक्स एंड इनका है, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स का है, शेड्यूल 9 एडवांसेस का है, शेड्यूल 10 फिक्स एसेट्स और शेड्यूल 11 अदर एसेट्स का, तो और शेड्यूल 12 कंटीजेंट्स लायबिलिटीज़ का है। तो ये सब शेड्यूल बनाएंगे और उनके बैलेंस फिर सीधे अपन बैलेंस शीट में दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट बन करके तैयार हो जाएगी नए
कंपनी अधिनियम में भी इसी प्रकार से अपने को दिया हुआ है। और फिर इन सब का अपन बिंदु अपन ने पहले से पढ़ लिया है। ये जो शेड्यूल में है इनको अपन किस प्रकार से दर्शाए जाएंगे। अब ये बैंकों में संपत्ति और दायित्व की रचना का क्या महत्व और लाभ है। अब ये इसका लाभ ये है कि तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हो विभिन्न वर्षों का, बैंकों की सही आर्थिक दशाओं का आपको जानकारी रहती है, बैंकों की कार्य कुशलता का आप पता लगा सकते हो कि बैंक के पास जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित है या नहीं है, विश्वास का ज्ञान हो जाता है कि बैंक में विश्वास करने योग्य है या नहीं, और बैंक की विनियोग नीति का सीधा पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो बैलेंस शीट में दर्शाए जाने वाले मुद्दे, संपत्तियाँ और परिसंपत्तियाँ के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा करी। अब अगले वीडियो में हम सब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।